नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लखनऊ विश्वविद्यालय के छठे सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी विषय में, जो कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी नाट्य साहित्य, उसके अंतर्गत डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई एकांकी रेशमी टाई के वैकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो आपके लिए आगामी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। आपसे निवेदन है कि यदि पहली बार चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। पहला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ था? 14 सितंबर 1905, 14 सितंबर 1907, 14 सितंबर 1906, 14 सितंबर 1908। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म जो है 14 सितंबर 1905 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, रीवा मध्य प्रदेश, सागर मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो आप जानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म सागर मध्य प्रदेश में हुआ था। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राम कुमार वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1990 में, 1991, 1989, 1993। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की मृत्यु जो है 1990 ईस्वी में होती है। फिर है, राम कुमार वर्मा के पिता का नाम क्या था? लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, सोहन प्रसाद वर्मा, राम प्रसाद वर्मा, श्याम प्रसाद वर्मा। तो इनके पिता का नाम क्या था? लक्ष्मी प्रसाद वर्मा। फिर अगला प्रश्न है, राम कुमार वर्मा के पिता थे डिप्टी कलेक्टर, अध्यापक, क्लर्क, कवि। तो राम कुमार वर्मा के पिताजी क्या थे? डिप्टी कलेक्टर थे। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राम कुमार वर्मा की माता का क्या नाम था? श्यामा देवी, सीता देवी, गीता देवी, राजरानी देवी। तो इनकी माता का नाम क्या था? राजरानी देवी। राम कुमार वर्मा की माता क्या थी? गृहिणी, अध्यापिका, कवयित्री, डिप्टी कलेक्टर। तो ये क्या थी? कवयित्री थीं। अगला है, राम कुमार वर्मा ने एमए किस विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया? आगरा, बनारस, दिल्ली, प्रयाग। तो इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से जो है एमए हिंदी से उत्तीर्ण किया था। फिर है, राम कुमार वर्मा को किस विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी? डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी जिसको आप कहते हैं। नागपुर, प्रयाग, बनारस, दिल्ली। तो इनको डॉक्टरेट की उपाधि कहाँ से मिलती है? नागपुर विश्वविद्यालय से। अगला है, राम कुमार वर्मा ने किस देश में अध्यापन हेतु कार्य किया था या गए थे? रूस मास्को विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया सिडनी विश्वविद्यालय, पाकिस्तान लाहौर विश्वविद्यालय, चीन बीजिंग विश्वविद्यालय। तो ये रूस के मास्को विश्वविद्यालय में अध्यापन के लिए गए हुए थे। फिर अगला है, राम कुमार वर्मा के बचपन का नाम क्या था? राम, राम कुमार, कुमार, राजकुमार। तो इनके बचपन का नाम क्या था? इनकी माँ जो है प्यार से कुमार नाम से पुकारती थी, बुलाती थी। अगला है, राम कुमार वर्मा किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे? लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली। तो जहां से इन्होंने एमए हिंदी से किया था, यानी कि प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, वहीं पर ये जो है प्रोफेसर बन करके बाद में हिंदी विभागाध्यक्ष के पद को इलाहाबाद में सुशोभित करते हैं या किया है। फिर अगला है, राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी है? औरंगजेब की आखिरी रात, शैल शिखर, बादल की मृत्यु, पृथ्वीराज की आंखें। तो इनकी जो प्रथम एकांकी है वो है बादल की मृत्यु, और इसका प्रकाशन जो है 1930 ईस्वी में हुआ था। अगला है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने राम कुमार वर्मा को किस सम्मान से सम्मानित किया था? यश भारती सम्मान, शलाका सम्मान, पद्म भूषण सम्मान, भारत भारती सम्मान। तो आप सबको पता होगा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ये जो है भारत भारती सम्मान देता है, और इसी सम्मान से राम कुमार वर्मा जी को सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राम कुमार वर्मा को किस अलंकरण से अलंकृत किया था? पद्म भूषण, भारत भारती, साहित्य भूषण, साहित्य भारती। तो भारत सरकार ने राम कुमार वर्मा को पद्म भूषण अलंकार से
सुशोभित किया था। अगला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को देव पुरस्कार किस रचना पर मिला है? चित्ररेखा, चित्तौड़ की चिंता, जौहर, वीर हमीर। तो राम कुमार वर्मा को देव पुरस्कार इनकी रचना चित्ररेखा के ऊपर दिया गया है। अगला है राम कुमार वर्मा ने अपनी किस एकांकी को देव सृष्टि रूपक कहा है? उत्सर्ग, तैमूर की हार, सप्तकिरण, शैल शिखर। तो शैल शिखर एकांकी को राम कुमार वर्मा जी ने देव सृष्टि रूपक कहा है। फिर है राम कुमार वर्मा को नागपुर विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि किस रचना पर प्रदान की थी? बादल की मृत्यु, कबीर का रहस्यवाद, औरंगजेब की आखिरी रात, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इनके जो शोध का विषय था डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, वो था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसी पर जो है नागपुर विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की थी। और ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनका ये एक प्रकार से इतिहास ग्रंथ है। फिर अगला, राम कुमार वर्मा की पहली एकांकी कौन सी है? रेशमी टाई, कौमुदी महोत्सव, काम कंदला, बादल की मृत्यु। तो आपको हम ऊपर भी बता चुके हैं, राम कुमार वर्मा की जो पहली एकांकी मानी गई है वो है बादल की मृत्यु, और इसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में होता है। फिर है आधुनिक एकांकी का जनक किसे माना जाता है? विकल्प है आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, भुवनेश्वर, राम कुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर। तो आधुनिक एकांकी का जनक जो है राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। फिर है अगला प्रश्न, आलम किस एकांकी का पात्र है? स्ट्राइक, भोर का तारा, नए मेहमान, औरंगजेब की आखिरी रात। तो औरंगजेब की आखिरी रात ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है, और इसी का पात्र कौन है? ये आलम है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकीकार हैं द्विवेदी युगीन, प्रसादकालीन, प्रगतिवादी युगीन, प्रयोगवाद युगीन। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये प्रसादकालीन एकांकीकार हैं। प्रसादकालीन मतलब जो है प्रसाद युग जो हिंदी में चला है नाटक और एकांकी के क्षेत्र में, उसी युग के एकांकीकार ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं। फिर है निम्नलिखित में से राम कुमार वर्मा का एकांकी नहीं है? कौमुदी महोत्सव, चारुमित्रा, पृथ्वीराज की आंखें, रीढ़ की हड्डी। तो कौमुदी महोत्सव, चारुमित्रा, पृथ्वीराज की आंखें, ये तीनों एकांकी राम कुमार वर्मा की हैं, जबकि रीढ़ की हड्डी इनकी एकांकी नहीं है। फिर अगला है रेशमी टाई एकांकी किसने लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर, हरिशंकर परसाई। तो रेशमी टाई एकांकी जो है राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है। रेशमी टाई में एकांकीकार ने किसका चित्रण किया है? संस्कृत का, संस्कार का, कुसंस्कार का, कोई नहीं। तो रेशमी टाई एकांकी में एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कुसंस्कारों का चित्रण किया है। फिर है प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने किन संस्कारों को बुरा कहा है? जीवन के पूर्वार्ध के संस्कार, सामाजिक संस्कार, पारिवारिक संस्कार, जैविक संस्कार। तो जीवन के पूर्वार्ध के संस्कारों को लेखक ने क्या कहा है? कुसंस्कार या बुरे संस्कार कहा है। अगला है लेखक ने किससे मुक्त मिलना मुश्किल बताया है? संस्कारों से, बुरे संस्कारों से, कुसंस्कारों से, और दोनों, यानी बुरे संस्कारों से और कुसंस्कारों, इन दोनों का मतलब एक ही है। इनसे मुक्ति मिलना क्या है? लेखक क्या बताता है? मुश्किल है, अगर लोगों के संस्कारों में सुधार हो जाए। फिर अगला प्रश्न है प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने किसे एक दुर्गुण बताया है? चोरी करना, अपराध करना, दुर्व्यवहार करना, इनमें से कोई नहीं। तो चोरी करना जो है रेशमी टाई एकांकी में क्या है? एक दुर्गुण माना गया है। फिर है लेखक ने किन गुणों से की गई चोरी को अभिनंदनीय कहा है? सात्विक गुणों से, दुर्गुणों से, असात्विक गुणों से, इनमें से कोई नहीं। यानी जो सात्विक गुणों से चोरी की गई हो उसको क्या कहा है लेखक ने? वो अभिनंदन के योग्य है। जैसे कि श्री कृष्ण ने माखन चोरी की थी, ये सब किसमें आता है? सात्विक गुणों की चोरी में। फिर है लेखक के अनुसार श्री कृष्ण की माखन चोरी किस ओर संकेत करती है? पवित्रता, निरीहता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो श्री कृष्ण की माखन चोरी जो है पवित्रता और निरीहता दोनों की ओर संकेत करती है। रेशमी टाई की चोरी को लेखक ने किसके प्रति प्रश्न चिन्ह माना है? संस्कृत के प्रति, संस्कारों के प्रति, समाज के प्रति, समरसता के प्रति। तो क्या है? संस्कारों के प्रति रेशमी टाई की चोरी को लेखक ने क्या कहा है? यह एक प्रश्न चिन्ह है।
अगला प्रश्न है, रेशमी टाई एकांकी का प्रमुख पात्र कौन सा है? नवीन चंद्र राय, लीला, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो नवीन चंद्र राय और लीला ये क्या है? दोनों पति पत्नी हैं और दोनों इस एकांकी के क्या है? प्रमुख पात्र हैं। फिर अगला है, नवीन चंद्र राय किस कंपनी में कार्य करते थे? इंश्योरेंस कंपनी, कपड़ा कंपनी, बेकरी में, आयरन फैक्ट्री में। तो नवीन चंद्र राय जो है ये इंश्योरेंस कंपनी में काम करते थे और ये प्रश्न जो है आपकी 2024 की परीक्षा में अभी अभी पूछा गया है और आगे आने वाली परीक्षा के लिए भी आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नवीन चंद्र कंपनी में किस पद पर कार्य करते थे? प्रबंधक, लिपिक, एजेंट, इनमें से कोई नहीं। तो नवीन चंद्र ये जो है कंपनी में प्रबंधक के पद पर कार्य करते थे। नवीन चंद्र राय की पत्नी का नाम क्या था? मालती, लीला, निर्मला, रेशमा। तो अभी आपको हमने ऊपर बताया था इनकी पत्नी का नाम क्या है? लीला है। अगला प्रश्न है, नवीन चंद्र राय में कौन सा दुर्गुण था? चोरी करने का, दूसरों की वस्तुओं को हड़पने का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो चोरी करने का और दूसरे लोगों की वस्तुओं को हड़पने का, ये दोनों दुर्गुण जो है नवीन चंद्र राय के चरित्र में पाए गए हैं। माफ करिएगा, चोरी करने का दुर्गुण नवीन चंद्र राय में किस उम्र से था? बचपन से, 18 वर्ष की उम्र से, 20 वर्ष की उम्र से, 40 वर्ष की उम्र से। तो चोरी करने का ये जो कुसंस्कार है, ये जो दुर्गुण है नवीन चंद्र में बचपन से देखने को मिलता है। निम्न में से किस पर टाई चुराने का आरोप लगा था? लीला पर, नवीन चंद्र राय, रमेश पर, सज्जन पर। तो टाई चुराने का आरोप जो है नवीन चंद्र राय के ऊपर लगता है, क्योंकि नवीन चंद्र राय दुकान से जो है 2 टाई ले आते हैं और 1 टाई का पैसा देते हैं, जिसका विरोध इनकी पत्नी लीला करती है, लेकिन फिर भी ये दूसरी टाई को वापस करने दुकानदार को नहीं जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक धनी व्यक्ति है? लीला, नवीन चंद्र राय, रमेश राय, सुबोध राय। तो नवीन चंद्र राय क्या है? ये धनी व्यक्ति है इस रेशमी टाई एकांकी में। फिर है, किसे साम्यवाद का विश्वासी कहा गया है? नवीन चंद्र राय को, लीला को, गणेश को, रमेश दत्त को। तो ये जो नवीन चंद्र राय है इस एकांकी का प्रमुख पात्र, वो क्या है? साम्यवाद में विश्वास रखता है। फिर है, नवीन चंद्र राय को रेशमी टाई कहाँ से मिली थी? दुकान से, किसी के घर से, रास्ते में, कोई नहीं। तो नवीन चंद्र राय को रेशमी टाई कहाँ से मिलती है? दुकान से। अगला है, रेशमी टाई नवीन चंद्र राय को किसकी दुकान से मिली थी? अनिल के, मदन खन्ना के, संजय के, रेशम के, रमेश के। तो रेशमी टाई नवीन चंद्र राय को कहाँ से मिलती है? मदन खन्ना की दुकान से। नवीन चंद्र राय ने दुकान से कितनी टाई खरीदी थी? 1, 2, 3, 4। तो इसने 1 टाई खरीदी थी। फिर है, मदन खन्ना की दुकान से नवीन चंद्र राय ने कितनी टाइज पसंद की थी? 1, 2, 3, 4। तो इसने 2 टाइज को जो है पसंद किया था। अगला है, नवीन चंद्र राय को दूसरी टाई कैसे मिली? दुकानदार की भूल से, नवीन चंद्र के दुर्गुण से, और दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो दुकानदार से भूल हो गई, पहली बात तो यहीं से शुरू होती है। दूसरा, नवीन चंद्र के अंदर दुर्गुण है दूसरे के माल को हड़पने का। तो दोनों कारण जो है क्या है? दूसरी टाई मिलने के बताए गए हैं। फिर अगला है, निम्न में से किसने नवीन चंद्र राय से 1 टाई मदन खन्ना को वापस देने को कहा था? लीला ने, शोभा ने, कर्मचारी ने, कोई नहीं। तो लीला जो कि नवीन चंद्र राय की पत्नी है वो इसका विरोध करती है और कहती है कि मदन खन्ना जो कि दुकानदार है उनको 1 टाई ईमानदारी से बाइज्जत वापस कर दीजिए। फिर है अगला, नवीन चंद्र राय किस बात का उदाहरण देकर टाई चोरी का समर्थन करता है? समरसता का, सोशलिज्म का, न्यायवाद का, इनमें से कोई नहीं। तो नवीन चंद्र राय सोशलिज्म यानी कि समाजवाद का उदाहरण पेश करता है और कहता है कि चोरी क्या है? समाजवाद के अंतर्गत वाजिब है। फिर है अगला, प्रस्तुत एकांकी में कौन स्वयं एक क्या है? सेविका के रूप में है? सुधालता, सौम्या, शोभा, लीला। तो सुधालता क्या है? एक सेविका के रूप में है।
अगला है सुधालता नामक से स्वयं सेविका कौन सा कार्य करती है? कपड़े बेचने का, बर्तन बेचने का, व्यापारी का, इनमें से कोई नहीं। तो सुधालता जो है कपड़े बेचने का काम करती है। फिर अगला है सुधालता किस प्रकार का कपड़ा बेचने वहां आती है? खद्दर का, सूती, सूट का, इनमें से कोई नहीं। तो सुधालता जो है खद्दर के कपड़े बेचती है और इसी का काम करती है। स्वयं सेविका किस गली में अपना कपड़े का गज भूल गई थी? गली नंबर 8 में, गली नंबर 9 में, गली नंबर 10 में, गली नंबर 14 में। तो गली नंबर 14 में स्वयं सेविका जो है अपना कपड़े का गज भूल गई थी। फिर है आगे सुधालता ने अपना कपड़े का गट्ठर किसके पास रखा था? नवीन चंद्र राय के पास, लीला के पास, संजय के पास, इनमें से कोई नहीं। तो नवीन चंद्र राय के पास में जो है सुधालता अपने कपड़े के गट्ठर को रख देती है। सुधालता के गट्ठर से एक खद्दर किसने चुराया? लीला ने, नवीन चंद्र राय ने, रमेश ने, शंभूलाल ने। तो ये जो नवीन चंद्र राय है बहुत ही अजीब व्यक्ति है। मदन खन्ना की दुकान से इसने टाई चुरा ली और सुधालता के गट्ठर से एक खद्दर का जो है पूरा थान चुरा लेता है। फिर जो है अगला प्रश्न है नवीन चंद्र राय ने खद्दर को चुरा करके कहाँ रखा था? अलमारी में, बेड के अंदर, संदूक में, कोई नहीं। तो अलमारी के अंदर जो है नवीन चंद्र राय खद्दर को चुरा कर रख देते हैं। अलमारी के अंदर खद्दर किसने देखा था? सौम्या ने, लीला ने, शोभा ने, माला ने। तो अलमारी के अंदर जो है खद्दर किसने देखा था? नवीन चंद्र राय की पत्नी लीला ने। फिर है लीला अलमारी में क्या खोज रही थी? क्या खोज रही थी? अंगूठी, कान का कुंडल, गले का हार, इनमें से कोई नहीं। तो लीला अलमारी में क्या खोज रही थी? अंगूठी खोज रही थी। फिर है लीला ने किससे क्षमा मांगी थी? खद्दर वाली से, नवीन चंद्र राय से, संजय से, सौम्या से। तो लीला जो है ये खद्दर वाली से क्षमा मांगती है क्योंकि जो नवीन चंद्र राय है लीला के पति है और उसका एक खद्दर का थान चुरा लेते हैं, इसीलिए खद्दर वाली से लीला क्षमा मांगती है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका निम्न में से किसने खद्दर वाली को एक खद्दर का दाम दिया? नवीन चंद्र राय ने, लीला ने, सौम्या ने, कोई नहीं। तो लीला ने जो है खद्दर वाली को एक खद्दर का दाम दिया था। फिर अगला है मेज पर खद्दर देखकर कौन क्रोधित हुआ? लीला, गट्ठर वाली, नवीन चंद्र राय, इनमें से कोई नहीं। तो मेज के ऊपर खद्दर रखा हुआ देखकर जो है नवीन चंद्र राय क्रोधित हो जाता है, उसकी आंखें लाल पीली हो जाती है क्योंकि नवीन चंद्र राय ने खद्दर का गट्ठर चुरा करके अलमारी के अंदर रखा था और जो लीला उसकी पत्नी है वो निकाल करके मेज के ऊपर बाहर रख देती है। फिर अगला है निम्न में से किसने क्रोधित होकर खद्दर के संबंध में पूछताछ किया? नवीन चंद्र राय ने, लीला, सुधालता, गट्ठर वाली ने। तो नवीन चंद्र राय ने क्रोधित होकर के खद्दर के संबंध में पूछताछ करना शुरू कर दिया था। लीला की अंगूठी किसने चुराई? सौम्या ने, संजय ने, नवीन चंद्र राय ने, इनमें से कोई नहीं। तो इस अंगूठी को भी चुराने का काम जैसा कि नवीन चंद्र राय ऊपर करता रहा है तो इसको भी वही चुरा लेता है। फिर है निम्न में से किसके द्वारा की गई चोरी उसकी पत्नी ने पकड़ लिया था? नवीन चंद्र राय, रमेश दत्त, संजय, सोमेश। तो नवीन चंद्र राय के द्वारा की गई जितनी भी चोरियां थी उन सभी चोरियों को जो है नवीन चंद्र राय की पत्नी लीला पकड़ रही थी। जैसे कि पहले एक टाई को चुराया, फिर जो है खद्दर वाली के खद्दर के थान को चुराया, फिर एक अंगूठी को चुराया। तो इन सारी चोरियों को जो है लीला जो कि नवीन चंद्र राय की पत्नी है बारी बारी से पकड़ती रहती है और इसका विरोध भी करती है। निम्न में से कौन कुर्सी पर बेबसी से गिर पड़ता है? मदन खन्ना, नवीन चंद्र राय, संजय, इनमें से कोई नहीं। तो नवीन चंद्र राय जो है ये कुर्सी पर बेबसी से गिर पड़ते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अपनी गलती समझकर मदन खन्ना को टाई वापस कर दिया था नवीन चंद्र राय ने, संजय ने, सोमेश ने, लीला ने। तो अपनी गलती को मानकर नवीन चंद्र राय ने मदन खन्ना को एक टाई जो है वापस कर देता है। फिर अगला है
डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। तो आप जानते हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में होता है। फिर अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म हुआ था? सागर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर। तो सागर जिले में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म होता है। निम्न में से हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, विष्णु प्रभाकर को, इनमें से कोई नहीं। तो एकांकी का जनक जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के प्रमुख एकांकी संग्रह हैं? रेशमी टाई, दीपदान, रिमझिम, सभी। तो रेशमी टाई, दीपदान, रिमझिम, ये सभी क्या हैं? इनके एकांकी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी सभी एकांकियों की रचना सामाजिक आदर्श की स्थापना के लिए की थी? विकल्प हैं आपके, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, संजय, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ऐसे एकांकीकार हैं जो अपनी सभी एकांकियों की रचना सामाजिक आदर्श स्थापित करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वर्मा ने अपने एकांकी के माध्यम से समाज में फैली किन विसंगतियों के उन्मूलन का प्रयास किया है? दहेज प्रथा, अंधविश्वास, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दहेज प्रथा और अंधविश्वास, इन दोनों को अपनी एकांकियों के माध्यम से डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन विसंगतियों को दूर करने का काम किया है। फिर अगला है, डॉक्टर वर्मा के अधिकांश एकांकी किस समस्या से संबंधित हैं? सामाजिक, पारिवारिक, दोनों, राजनीतिक। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो अधिकांश एकांकी है वो सामाजिक और पारिवारिक यानी कि दोनों की समस्याओं से संबंधित हैं। फिर अगला है, डॉक्टर वर्मा ने किन एकांकियों में सामाजिक समस्या की चर्चा की है? छोटी सी बात, महाभारत में रामायण, आंखों का आकाश, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी एकांकियों में जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने सामाजिक समस्या की चर्चा की है। फिर अगला प्रश्न है, रेशमी टाई नामक एकांकी में अपनी चोरी का एहसास किसे हुआ है? नवीन चंद्र राय को, सुधा लता को, लीला को, संजय को। तो रेशमी टाई एकांकी जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है और इसके प्रमुख पात्र हैं नवीन चंद्र राय, और ये अंगीठी की चोरी करते हैं, खद्दर वाली के खद्दर का चोरी करते हैं, और मदन खन्ना की दुकान से जो है एक टाई की चोरी करते हैं। इसको जो है अंत में अपनी चोरी का एहसास हो जाता है किसको? नवीन चंद्र राय जी को। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र के अंतर्गत आपने लखनऊ विश्वविद्यालय के छठे सेमेस्टर में हिंदी विषय के अंतर्गत जो प्रथम प्रश्न पत्र है हिंदी नाट्य साहित्य, उसमें लगी हुई एकांकी रेशमी टाई जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इस पर आधारित वैकल्पिक प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षा में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको कक्षा अवश्य पसंद आएगी। वीडियो के ऊपर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आप सभी को अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।